हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी used to determine heat changes whose value is independent of path, used to determine pressure volume work और whose value depends on temperature। देखिए स्टेट फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आर या सिस्टम वेरिएबल्स या सिस्टम फंक्शंस, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके आप एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कोई गैस रखी गई है, अब मुझे बताना है कि मेरे पास ये जो सिस्टम है ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अगर मैं किसी और को बताना चाहूँ कि मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है सिस्टम है, तो मुझे बताना पड़ेगा इसका प्रेशर कितना है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जैसे डेल्टा एच या डेल्टा यू, ये सारी पैरामीटर्स जब आप डिफ़ाइन करते हो किसी भी सिस्टम के लिए, तो सिस्टम की एक कंप्लीट पिक्चर आपको समझ आती है कि सिस्टम में एक्चुअली है क्या। तो इन प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो स्टेट पे ही डिपेंड करती हैं कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए तो कैसे गए इससे मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, उसको बढ़ा के मैंने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब ये भी हो सकता है कि 20 से मैं पहले -40 डिग्री पे उसको ठंडा करूं और फिर दोबारा गर्म करके उसको 80 डिग्री पे ले जाऊं, पर फाइनल टेम्परेचर कितना है 80। तो जब आप डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 80 माइनस 20 दैट इज 60 आएगा। तो आप कैसे गए, आप डायरेक्टली 20 से 80 पे गए या 20 से पहले आप कूल कर रहे हो उसको फिर हीट कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर में जो चेंज आया डेल्टा टी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता किस रास्ते से हम गए, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि फाइनल वैल्यू क्या है और इनिशियल वैल्यू क्या है। बट एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे अगर एक पीवी डायग्राम में मैं इस तरह से लिखता हूँ कि इनिशियल पॉइंट 1 है, ये फाइनल पॉइंट 2 है और हम इस तरह से जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होता है दैट इज़ एरिया अंडर पीवी कर्व। तो पीवी कर्व के अंडर ये एरिया आएगा, तो ये होगा आपका वर्क डन। बट अगर मैं 1 से 2 पे इस पाथ के थ्रू जाता हूँ तो एरिया बढ़ जाएगा, वर्क डन बढ़ गया। तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूँ तो सिर्फ इतना ही एरिया आएगा। तो 3 डिफरेंट पाथ यूज़ किए जा सकते हैं इस केस में, जो कि विजिबल है। वैसे तो हम इन्फानाइट नंबर ऑफ पाथ यूज़ कर सकते हैं, बट इस केस में 3 डिफरेंट पाथ के लिए 3 डिफरेंट वर्क की वैल्यू आ रही है। तो वर्क एक ऐसा फंक्शन है जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से जा रहे हो, तो वो एक पाथ फंक्शन है। तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हीट चेंज का उससे कोई रिलेशन नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेरिवेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। देखिए एडियाबैटिक कंडीशंस क्या होती हैं कि किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास सिस्टम है, इससे ना हीट बाहर जा सकती है ना ही हीट अंदर आ सकती है। जैसे कि थर्मस फ्लास्क की अगर हम बात करें तो वो एक नियर एडियाबैटिक हो सकता है, एग्जैक्ट एडियाबैटिक तो वो नहीं है, बट उसको आप एक क्लोज केस मान सकते हैं। तो थर्मस में कोई भी अगर गर्म चीज़ आप रखते हो तो वो गर्म रहती है, ठंडी चीज़ रखते हो तो वो ठंडी रहती है। तो पॉइंट ये है कि सिस्टम का जो हीट है, सिस्टम की हीट एनर्जी बाहर नहीं जा रही है और बाहर से भी कोई हीट अंदर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर Q 0 होगा। अब अगर हम डेल्टा Q 0 लिखें, सपोज यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं दी गई है, यहाँ तो ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली Q = 0, पर अगर आपको एक ऑप्शन ये भी दी हो कि डेल्टा Q = 0, तो आप किसको टिक करेंगे, ये ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन?
आप बोलेंगे कि दोनों का मतलब एक ही है कि नेट चेंज इन हीट इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पर भी हीट सप्लाइड या हीट रिलीज इज ज़ीरो। नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लिखना वैलिड नहीं है। जो पाथ फंक्शन होते हैं जैसे वर्क और हीट, उनमें आप कभी भी डेल्टा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा कि डेल्टा क्यू या डेल्टा डब्ल्यू कहीं लिखा हो। हम हमेशा डी क्यू और डी डब्ल्यू लिखते हैं। इसका रिलेशन है उसके पाथ फंक्शन होने से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल नाम की एक कॉन्सेप्ट होता है, ये उससे रिलेटेड है। तो याद रखिए कि जो पाथ फंक्शन है हीट और वर्क, इनके लिए कभी भी आप डेल्टा यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा है तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो चाहे डी क्यू लिखे या क्यू लिखें, बात बराबर है। डी क्यू एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चेंज है और क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज। अब देखिए, इन दोनों में भी एक बहुत बारीक डिफरेंस है। सपोज मैंने सिस्टम को 20 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की और बाद में 20 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने लूज कर दी, तो नेट हीट चेंज कितना हो गया? आप बोलेंगे 0, क्योंकि 20 ऐड की और 20 फिर से बाहर निकाल दी। पर क्या वो एडियाबैटिक कंडीशन हुई? नहीं, क्योंकि एडियाबैटिक का मतलब है कभी भी कोई हीट ऐड या रिमूव नहीं हो सकती। तो अगर आप इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये ही करेक्ट ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो डी क्यू का मतलब है कि छोटे से छोटे इंटरवल में भी कोई भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन या हीट एक्सचेंज इज ज़ीरो। मतलब कभी भी हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हुआ। सो दिस इज मोर करेक्ट आंसर। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। सिंपल ये एक स्टेटमेंट है कि स्टैंडर्ड स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होता है तो उसकी एंथैल्पी ज़ीरो होती है। क्योंकि जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो O2 नॉर्मली आपको कैसे मिलता है? सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में? तो आप बोलेंगे गैस में मिलता है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या हुई? गैस में। तो O2 गैस नॉर्मली एग्जिस्ट करती है, हमें किसी से बनानी नहीं पड़ती। पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बना सकते हैं? आप कार्बन के साथ O2 का रिएक्शन करवा के आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन लिखा जा सकता है। बट O2 को किस से बनाएंगे? यही बेसिक एलिमेंट है। तो बेसिक एलिमेंट्स को हम किसी भी और बेसिक चीज़ से नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये मत बोलना कि एटम्स या मॉलिक्यूल से बना सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो O2 हो गया, N2 है, वो भी गैसेस फॉर्म में होगी। ब्रोमीन की अगर आप बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनकी ज़ीरो होती है। कौन सी एंथैल्पी है ये? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन। फोर्थ क्वेश्चन, द डेल्टा U नॉट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। अब देखिए डेल्टा U आपको दिया गया है, डेल्टा U नॉट इज -x, और पूछा गया है कि डेल्टा H की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले आप याद करें कि इन दोनों पैरामीटर्स को रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जहाँ पर डेल्टा H और डेल्टा U दोनों ही यूज़ होते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद आएगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ये फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मीथेन के कंबस्शन की बात हो रही है, देखिए डेल्टा U की वैल्यू गिवन है, और क्योंकि ये डेल्टा U नॉट दिया है, इसका मतलब टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड 273 केल्विन, और R की वैल्यू हमें पता है। अब डेल्टा Ng कैलकुलेट करना है, तो हम रिएक्शन लिखते हैं। देखिए CH4 गैसेस प्लस कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कार्बन कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 गैस में, 4 हाइड्रोजन 2H2O बना देंगे। तो यहाँ पर जब कंबशन होता है तो वाटर किस फॉर्म में होगा? गैसेस फॉर्म में, क्योंकि पानी तो आपको नहीं मिलेगा, सारा का सारा
जो वाटर बनेगा वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस करने पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल्स। तो लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितनी है? सॉरी, लेफ्ट साइड में गैसियस मोल्स कितने हैं? 2 मोल O2 के हैं, 1 मोल CH4 का है, तो 3 गैसियस मोल्स यहाँ पे हैं। राइट साइड में कितने गैसियस मोल्स हैं? 3। तो जब राइट साइड में भी 3 गैसेस मोल्स हैं, लेफ्ट साइड में भी 3 गैसेस मोल्स हैं, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा Ng क्या होता है? गैसियस मोल्स प्रोडक्ट के माइनस गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के। तो अभी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होंगे। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? अगर डेल्टा U भी नेगेटिव है तो डेल्टा H क्या होना चाहिए? डेल्टा U के बराबर होना चाहिए, प्रोवाइडेड यहाँ पर वाटर गैसेस फॉर्म में बनता है। अब हो सकता है कि किसी रिएक्शन में आपको दिया गया है कि ये CO2 गैसेस प्लस 2H2O लिक्विड है, तो अगर ये लिक्विड होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट में गैसेस के कितने मोल हैं? 1 मोल। रिएक्टेंट साइड में 3 है। तो इस केस के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, प्रोडक्ट में 1 माइनस 3 माइनस 2, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा U माइनस 2RT। तो डेल्टा U भी अपने आप में नेगेटिव है और माइनस 2RT, तब वो उससे भी जो वैल्यू है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो डेल्टा H शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा U। अगर ये ऑप्शन हम लेते हैं और अगर हमारे पास H2O गैसेस में आता है तब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी। तो बेस्ड ऑन कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जनरली अगर रिएक्शन दिया गया हो तो वो बेटर रहेगा आपके सॉल्यूशन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन दिया गया है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपको ये सारी इक्वेशंस लिखनी हैं। तो जो भी गिवन आपको दिया है उसको आप पहले एक इक्वेशन की फॉर्म में या रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला देखिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन के लिए कंबशन के लिए अभी हमने रिएक्शन लिखा था CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस गिव्स यू CO2 गैसेस प्लस 2H2O गैसेस। और यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितना दिया गया है? माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल। तो आप एक काम करिए, इसको आप ले लीजिए माइनस x, या इसको जस्ट x ले लीजिए, ठीक है, x1। उससे क्या होता है कि जब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल स्टेप तक आप x1, x2, x3 यूज़ करेंगे, तो आपको इतनी बड़ी टर्म बार बार लिखने की या उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। इसके लिए जो डेल्टा H, क्योंकि सारी कंबशन है तो डेल्टा HC इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। इसको हम ले लेते हैं x2। तीसरा दिया डाई हाइड्रोजन के लिए, तो H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स यू H2 गैसियस। तो डेल्टा H कंबशन यहाँ पर है माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल और इसकी वैल्यू को हमने मान लिया x3। अब फाइंड आउट क्या करना है? देखिए, फाइंड आउट जो अननोन इक्वेशन है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब भी किसी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा जाता है तो आपको वो कंपाउंड उसके बेसिक एलिमेंट्स से बनाना होता है। तो CH4 के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? कार्बन। और कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में कैसा होता है? सॉलिड। कौन सा सॉलिड? ग्रेफाइट। डायमंड नहीं होता। ग्रेफाइट इज द
मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन दूसरा इसका एलिमेंट होगा, 2H2 हाइड्रोजन गैसेस में होती है अवेलेबल, तो यहाँ से बनेगा CH4 गैसेस। तो इस रिएक्शन को लिखा जाएगा डेल्टा H फॉर्मेशन, और इसको लिख सकते हैं हम Y। अब ये आपको फाइंड करना है इन तीन इक्वेशन को यूज़ करके। अब देखिए जो फाइनल आपको इक्वेशन चाहिए उसमें CH4 किस तरफ चाहिए, प्रोडक्ट में। पहले रिएक्शन में CH4 अवेलेबल है, बाकी दो में तो नहीं है, तो ये रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, ठीक है, इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो जब आप इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देंगे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देंगे, तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, -890 से +890 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका नेगेटिव कर लेते हैं, तो उसको नेगेटिव कर लेंगे तो -x1 हो जाएगा, क्योंकि x1 है -890, -x1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +890। तो पहले को हमने पलट दिया, ठीक है। अब देखिए CH4 चला गया प्रोडक्ट में, CO2 और 2H2 आगे रिएक्टेंट में। अब कार्बन और H2 आपको कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड। तो सेकंड इक्वेशन तो एक कार्बन है, एज इट इज़ चलेगी, तो सेकंड इक्वेशन को आप एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। पर थर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन तो है, पर हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, 2, और किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, 2x3। अब देखते हैं कि क्या सच में ये ऐड करके इस तरह से फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए पहली इक्वेशन को उल्टा करके लिखते हैं, तो CO2 + 2H2O गिव्स यू CH4 + 2O2। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज़ ऐड करना है, तो कार्बन, सॉरी यहाँ पर गैस लिख दिया मैंने, कार्बन सॉलिड, तो कार्बन + O2 गिव्स यू CO2, और तीसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O। अब देखिए यहाँ पर, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ हमने एक H2 ही क्यों लिया, 2 H2 क्यों नहीं लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिफाइन करते हैं वो 1 मोल को जलाने पे निकलने वाली हीट की वैल्यू होती है। तो कंबस्शन ऑफ मीथेन का मतलब है एक ही मोल मीथेन ले सकते हैं, ग्रेफाइट में भी एक ही मोल ग्रेफाइट लेंगे और हाइड्रोजन में भी एक ही मोल लेंगे। जैसे आप नंबर ऑफ मोल डबल कर देंगे, डेल्टा H की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस का रिजल्टेंट बना। अब देखिए अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये 2H2O 2H2O कैंसिल हो रहे हैं, CO2 कैंसिल हो रहा है, O2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 2 O2 हैं, तो ये 2 O2 ऐड होके इन 2 O2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, कार्बन सॉलिड + 2H2 गैसेस गिव्स यू CH4। तो मतलब इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, -x1 क्या हो जाएगा, 890.3, x2 इज़ -393.5, और 2 × -285.8 किलो जूल पर मोल। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो आंसर आएगा -74.8 किलो जूल पर मोल, कि 1 मोल CH4 बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ रिएक्शन A + B गिव्स यू C + D + Q। इस +Q का मतलब है कि Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज़ फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी। तो दिया गया है कि जो डेल्टा S की वैल्यू है एंट्रोपी चेंज, वो क्या है, पॉजिटिव है, >0। और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा H कैसा है आपका, नेगेटिव है। अब पूछा गया है कि रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, इसका मतलब है कि कब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे,
लो टेम्परेचर पे, या कभी भी किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगा, या किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। अब जब भी हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो इक्वेशन यूज़ की जाती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब देखिए डेल्टा एच कैसा दिया गया आपको, नेगेटिव है, माइनस टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है इसलिए टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एस भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी डेल्टा एस कंप्लीट अपने में पॉजिटिव वैल्यू है, उसके आगे बाहर नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये टर्म क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये टर्म नेगेटिव हो रही है, ये टर्म ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव को ऐड करेंगे हमेशा नेगेटिव आएगा। तो टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, डेल्टा जी कैसा आ रहा है, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। Next is 6.7. In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. तो देखिए यहाँ पर हीट की बात कर रही है, Q इज इक्वल टू 701 जूल, और क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रही है इसको हमने पॉजिटिव में लिखा है। 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने काम किया, उसने अपनी एनर्जी को काम करने में यूज़ किया, तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो वर्क कैसा है, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो आपको शायद पैरामीटर याद होंगे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पे काम किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम काम करता है तो वो वर्क नेगेटिव होता है क्योंकि एनर्जी बाहर जा रही है। उसी तरह जब हीट सिस्टम को दी जाती है तो वो ऐड होती है, और जब सिस्टम हीट एनर्जी लूज़ करता है तो वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। व्हाट इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बेसिक हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 701, और वर्क की वैल्यू कितनी है, -394 इतने जूल। तो आंसर इज 307 जूल्स डेल्टा यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be -742.7 किलोजूल पर मोल। तो टेम्परेचर यहाँ मैंशनड है, डेल्टा यू की वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, अब फिर से वही बात आ गई कि डेल्टा एच हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू ऑलरेडी दिया गया है, टेम्परेचर की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो कौन सी इक्वेशन है जो डेल्टा एच, डेल्टा यू और टेम्परेचर को कनेक्ट करेगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर -742.7 किलोजूल पर मोल प्लस, अब देखिए इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना होता है, डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स, लिक्विड नहीं लेने हैं, सॉलिड नहीं लेने हैं, सिर्फ गैसियस। तो यहाँ पर ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो 2 मोल प्रोडक्ट में गैस के हैं। रिएक्टेंट साइड में 3/2 + 1 5/2 दैट इज 2.5 मोल्स। तो ये कितना हो जाएगा, -0.5। तो डेल्टा एन जी इज -0.5, और क्योंकि ये वैल्यू जूल में है तो आर की कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 8.314। बट ये वैल्यू देखिए यहाँ पर ये वैल्यू किलो जूल में है और ये आर की वैल्यू क्या है, जूल में। तो इसको किलो जूल करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये किलो जूल में आ गई, और टेम्परेचर की वैल्यू इज
298। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने कि जो आप वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो, एक वैल्यू किलो जूल में है, आर की वैल्यू अगर आप सिर्फ 8.314 लेते हैं तो आंसर जूल्स में आएगा। ठीक है, तो हमेशा यूनिट्स को साथ के साथ बैलेंस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा आपका -743.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि अगर 60 ग्राम एल्यूमिनियम को 35 डिग्री से 55 डिग्री तक आपको हीट करना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है। अब ध्यान इसमें क्या रखना है, यहाँ पर आपको वेट दिया गया है ग्राम्स में और हीट कैपेसिटी दी गई है मोलर। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल एल्यूमिनियम requires 24 joules of heat to raise temperature by 1 यूनिट। कि 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करना हो अगर 1 मोल एल्यूमिनियम का, तब 24 जूल हीट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ मोल्स में बात हो रही है और दिया आपको यहाँ पर वेट, तो वेट को आपको क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा NC डेल्टा T। N इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, C इज मोलर हीट कैपेसिटी। अगर हीट कैपेसिटी आपको ग्राम में दी गई हो, इसका मतलब हुआ जैसे 24 जूल पर ग्राम पर केल्विन, तब आप यहाँ वेट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तब आप MC डेल्टा T यूज़ कर सकते हैं। पर मोलर दी गई है तो आपको मोल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ मोल की जगह ग्राम दिया हो तो आप ग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट दैट इज़ 27 इंटू C की वैल्यू इज़ 24 इंटू डेल्टा T कितना रेज करना है 55 माइनस 35 दैट इज़ 20। तो इतने जूल, दैट इज आंसर इज 1066.7 जूल्स, या आपको लिख सकते हैं 1.07 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो दिया गया है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर है, तो जब आप उसको कूल डाउन करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक किस में कन्वर्ट होगा, H2O लिक्विड में। तो पहले उसको आप ठंडा करेंगे, फेज चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, लिक्विड से लिक्विड तक जाएंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही H2O सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जब भी हम कूलिंग करते हैं डिफरेंट यहाँ पर सेगमेंट्स में की जाएगी। तो पहले सेगमेंट में सिर्फ पानी ही ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर जो हीट होगी, जो हीट रिलीज़ की जाएगी वो डेल्टा H1 होगी। फिर जब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फेज चेंज होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न रिलीज़ की जाएगी। तो डेल्टा H फ्यूज़न यहाँ पर रिलीज़ होगी। अब क्योंकि ये आइस बन चुका है, अब इसको फर्दर कूल डाउन करेंगे -10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो पहले सेम फेज में कूल डाउन करना है, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रख के फेज चेंज करना है, उसके बाद अब नए फेज को फिर से आप कूल डाउन कर सकते हैं। तो जो टोटल डेल्टा H प्रोसेस में आएगा उसकी वैल्यू होगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H ऑफ फ्यूज़न प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 क्या होगा, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी इन्वॉल्व होती है, दैट इज़, देखिए यहाँ पर जो Cp दिए हैं वो इतने जूल पर मोल पर केल्विन दिया गया। मतलब ये क्या है, मोलर
हीट कैपेसिटी दी गई है, ठीक है, ये भी पर मोल है तो ये भी मोलर हीट कैपेसिटी है। तो आपको अमाउंट भी कितना दिया गया है, 1 मोल। तो डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, एन सी, कौन सी सी, यहाँ पर 2 वैल्यू दी है हीट कैपेसिटी की, हम वाटर की बात कर रहे हैं पहले, तो पहले हम H2 लिक्विड, HC लिक्विड वाटर, डेल्टा T प्लस डेल्टा H फ्यूज़न कितना दिया गया है, 6.03 किलो जूल, प्लस एन सी, यहाँ पर सॉलिड वाटर की बात कर रहे हैं, सॉलिड डेल्टा T। तो कितना मोल है, एन की वैल्यू इज 1 मोल। तो 1 इंटू लिक्विड वाटर के लिए 75 इंटू 3। अब देखिए ये वैल्यू जूल में है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू किलो जूल में है, तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटू 10⁻³ किलो जूल इंटू डेल्टा T। देखिए फाइनल टेम्परेचर कितना है, 0, और इनिशियल कितना था, 10। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर इज 0 माइनस इनिशियल इज 10। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि केल्विन में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, जब भी आप डिफरेंस लेते हो, चाहे केल्विन का हो चाहे डिग्री सेल्सियस का हो, डिफरेंस हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ आप सेल्सियस में भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस 6.03 किलो जूल प्लस 1 इंटू 36.8, इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जूल है, इसको किलो जूल करना है, इंटू फाइनल टेम्परेचर यहाँ क्या है, -10, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 0। अब ये इसका मतलब क्या होगा, देखो ये डेल्टा H की जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, जिसका मतलब है कि हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ठंडा करेंगे तो हीट रिलीज ही होती है। तो टोटल ऐड करने पे आपके पास आंसर आएगा -7.15 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब अगर कूलिंग की जगह कहीं हीटिंग भी की जा रही है, कि पानी आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस पे था, H2O लिक्विड, उसको आप 120 डिग्री सेल्सियस H2O वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड पे लेके जाएंगे, फिर 100 से उसको 100 डिग्री सेल्सियस से H2O वेपर में, जाने के लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फेज चेंज करेंगे। अब ये वेपर बन चुका है, अब इसको 100 से 120 पे लेके जाएंगे। तो ये 3 स्टेप में हीटिंग भी इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 is -393.5 kilojule per mole. Calculate the heat release upon formation of this much CO2 from carbon and dioxygen. देखिए ये बोला है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कि जब CO2 का कंबशन करते हैं हम तो इतनी हीट रिलीज होती है। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन गैस को जलाने पे जो CO2 बनेगी, अगर वो CO2 35.2 ग्राम बनती है तब कितनी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने पे कितनी हीट रिलीज होगी अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन इतना है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा HC, इट इज द हीट रिलीज्ड अपॉन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 1 मोल के जलने पे निकलने वाली हीट है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड, तब जाके -393.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो जब 1 मोल कार्बन जलता है C+O2, तो 1 ही मोल CO2 भी बनती है। तो इसका मतलब 44 ग्राम CO2 के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 393.5 किलो जूल। तो फाइनली यहाँ से 35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितनी
रिलीज होगी 393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35.2 किलो जूल्स, दैट इज माइनस 314.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO gases, CO2 gases, N2O and N2O4 gases आर गिवन। अब देखिए पुराना वही क्वेश्चन है कि चार आपको रिएक्शन दिए गए हैं, तो उन चारों रिएक्शंस को आपको चार रिएक्शन नहीं दिए गए, यहाँ आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली दी गई है, तो बेसिकली चार रिएक्शन ही दिए गए हैं, बट जो फाइनल रिएक्शन पूछा है उसमें भी ये ही चारों हैं, N2O, N2O4, CO एंड CO2। तो कोई भी डेल्टा H रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं दिया होता, इसकी जगह कोई और रिएक्शन होता, तब हम इन चारों के लिए रिएक्शन लिखते हैं, उनको प्लस माइनस करके जो फाइनल अननोन रिएक्शन है उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट के टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट में क्या है, N2O और 3CO2, तो इसका मतलब होगा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ N2O, ठीक है, गैसेस, प्लस अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक मोल के लिए डिफाइन की जाती है पर मोल। अब यहाँ अगर 3 मोल CO2 है तो उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये आ गया प्रोडक्ट का टोटल सम, माइनस अब रिएक्टेंट में क्या है, 1 मोल N2O4 है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO। अब चारों की वैल्यूज़ दी हैं, चारों की वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली माइनस 777.7 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3 डेल्टा H रिएक्शन दिया गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का अगर हम रिएक्शन लिखें तो NH3 को उसके बेसिक एलिमेंट्स से बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, N2 चाहिए, H2 चाहिए और NH3 बन जाएगा। पर रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो हमें NH3 को उसके बेसिक एलिमेंट्स से तो बनाना है, पर बनाना कितना है, 1 मोल NH3। तो अगर 1 मोल NH3 बनेगा तो हाफ मोल N2 होगी और 3/2 मोल H2 होंगे, तब जाके जो डेल्टा H आएगा उसको लिखेंगे डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये F यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, अब इस रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब आएगा N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो ये जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है ये किसके लिए है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो इसको अगर हम डेल्टा H फॉर्मेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो यहाँ पर डेल्टा H ऑफ रिएक्शन के बराबर आ रहा है, जो कि दिया गया माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 2 मोल NH3 बनने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 1 मोल NH3 बनने के लिए कितनी रिलीज होगी, इसकी हाफ। तो आंसर कितना होगा, माइनस 46.2। तो डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस 46.2 किलो जूल पर मोल। 14th क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब 3 रिएक्शन हमें दिए गए हैं, क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो जो अननोन रिएक्शन है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, इसकी फॉर्मेशन। तो देखिए मिथेनॉल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, ठीक है। ये कार्बन गैसेस नहीं है, ये कार्बन ग्रेफाइट दिया है यहाँ पे। प्लस हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन हमें चाहिए, 1 मोल बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो 2H2 ले लेंगे हम गैसेस। प्लस ऑक्सीजन कितनी है, सिर्फ 1 एटम है, तो 1 एटम तो नहीं ले सकते पर हाफ O2 गैसेस ले लेंगे, तब जाके हमें मिलेगा सिर्फ 1 मोल CH3OH लिक्विड। और इसके लिए डेल्टा H आएगा, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। अब ये आपका फाइनल रिएक्शन है, ये आपको बनाना है इन 3 रिएक्शंस को यूज़ करके। तो देखिए पहली चीज़ CH3OH आपको कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, तो पहले रिएक्शन को क्या करेंगे हम, नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, CO2 प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स यू CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैसेस। तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 726 किलो जूल पर मोल। कार्बन और 2H2 आपको लेफ्ट में चाहिए, तो देखिए ये कार्बन है पर यहाँ पर एक ही H2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कार्बन वाली इक्वेशन लिखते हैं पहले, C प्लस O2 गैसेस गिव्स यू CO2 गैसेस, और यहाँ पर जो डेल्टा H नॉट है दैट इज़ -393 किलो जूल पर मोल। और थर्ड में 2H2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 2H2 गैसेस प्लस O2 गैसेस गिव्स यू 2H2O लिक्विड। और डेल्टा H, अब देखिए इसको फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अब इसको हम डेल्टा H रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको डबल कर दिया है, ठीक है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन तो कभी डबल नहीं हो सकता, तो ये जाएगा -286 इंटू 2 किलो जूल पर मोल। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, देखिए ये CO2 गैस से कैंसिल, यहाँ पर 1 O2 2 O2, राइट साइड में 1.5 O2, तो ये टोटल कैंसिल होके कितना बचेगा यहाँ पे 0.5, दैट इज़ 1/2। 2H2 एज इट इज़ रहेगा, 2H2O कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैसेस गिव्स यू प्लस हाफ O2 गैसेस गिव्स यू CH3OH लिक्विड। तो ये सारे के सारे डेल्टा H जब आप ऐड अप करेंगे तो आंसर विल बी डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू -239 किलो जूल पर मोल। तो चाहे इसको डेल्टा H रिएक्शन लिखिए या डेल्टा H फॉर्मेशन लिखिए, बात एक ही है। हर एक रिएक्शन को आप डेल्टा H R तो लिख ही सकते हैं क्योंकि वो एक रिएक्शन है, पर अगर वो 1 मोल कंपाउंड बना रहा है उसके बेसिक एलिमेंट से, तब उसको डेल्टा H फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। अब यहाँ पर भी वही काम करना है आपको। यह नॉन रिएक्शन दिया गया है, CCl4 गैसेस टूटने के बाद 1 कार्बन गैसेस प्लस 4 Cl गैसेस बना रहा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, किसकी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की। तो देखिए CCl4 में होता क्या है, 4 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन क्लोरीन के, तो 4 बॉन्ड को तोड़ने पे ही ये बनेगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो भी आप डेल्टा H कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास X, तो X का मतलब है आपने 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोड़े हैं, तो एक बॉन्ड तोड़ने में कितना लगेगा, X/4। तो आपको बस X कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट का आंसर डिवाइड बाय 4 करके आ जाएगा। अब ये 4 आपके पास रिएक्शन दिए गए हैं या डेल्टा H दी गई हैं, इनको हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उनको प्लस माइनस करके पहला अननोन रिएक्शन निकालेंगे। तो देखिए
यहाँ पर डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ CCl4। अब CCl4 की अगर वेपराइजेशन होगी तो वेपराइजेशन किसकी होती है? लिक्विड की होती है। तो रिएक्शन क्या होगा? CCl4 लिक्विड से CCl4 गैसेस में जा रहा होगा और जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो है 30.5 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CCl4। अब 1 मोल CCl4 बनेगा क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड लिखना है आपको, इसको उसके बेसिक एलिमेंट से बनाना है। तो कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैसेस। तो ये जो डेल्टा एच है ये है -135.5 किलो जूल पर मोल। थर्ड इज डेल्टा एच एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड को हमने एटमाइज कर दिया, ठीक है। तो एटमाइज करने का मतलब है कि जो आपके पास कार्बन सॉलिड में था उसको एटम को आपने अलग कर दिया, सॉलिड से निकाल के उसको आप गैसेस में ले आए। तो एटमाइजेशन में हम लिख सकते हैं कार्बन सॉलिड गिव्स यू कार्बन गैसेस। और डेल्टा एच दिया गया है 715 किलो जूल पर मोल। और वैसे ही एटमाइजेशन Cl2 के लिए, तो Cl2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को तोड़ के हम एटम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो Cl2 पहले से गैसेस में है तो ये एटमाइज होके एटम्स में आ जाएगा, 2Cl गैसेस। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है 242। अब देखते हैं इन चारों को 1 2 3 4 किस तरह से हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? देखिए जो रिएक्शन रिक्वायर्ड रिएक्शन है हमारे पास, रिक्वायर्ड रिएक्शन इज CCl4 gaseous gives you कार्बन gaseous प्लस 4Cl gaseous। अब ये निकालने के लिए देखिए 4 क्लोरीन गैस है प्रोडक्ट में, यहाँ पर 2 क्लोरीन गैस हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन को आपने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये 2Cl2 gaseous gives you 4Cl gaseous। अब दूसरा आपको कार्बन गैसेस चाहिए प्रोडक्ट में, तीसरी ऑप्शन में है, तीसरे रिएक्शन में। तो इसको एज इट इज़ ऐड कर देंगे, कार्बन सॉलिड गिव्स यू कार्बन गैसेस। तो देखिए प्रोडक्ट के तो दोनों चीज़ें आ गई, 4Cl और कार्बन गैसेस। अब CCl4 गैस जो है ये हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड पे। तो CCl4 गैस किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में। और इसको रिएक्टेंट में लेके जाना है तो उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अगर इसको हम ऑपोजिट करके लिखते हैं, CCl4 गैस गिव्स यू CCl4 लिक्विड। अब यहाँ पर डेल्टा एच कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, -30.5 किलो जूल पर मोल। फोर्थ वाले के लिए कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484, 484। और इस ऑप्शन के लिए तो 715 ही रहेगा। और लास्ट में अब देखिए सेकंड ऑप्शन किस तरह से यूज़ होगी। कार्बन सॉलिड जो है ये हमें नहीं चाहिए तो ये हटाना पड़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन को सबट्रैक्ट करना है। तो CCl4 लिक्विड यहाँ लिखते हैं हम और कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, तो इसको भी नेगेटिव करके लिखा है हमने, तो ये प्लस 135.5 आ जाएगा। अब देखिए कार्बन सॉलिड कैंसिल, CCl4 लिक्विड कैंसिल हो गया, 2Cl2 गैस कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास? CCl4 गैस गिविंग यू कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस। और यहाँ पर जो टोटल डेल्टा एच आएगा वो कितना आएगा? 1304 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरा मैंने एक आपको कहा था कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, क्योंकि CCl4 गैसेस में 4 बॉन्ड हैं कार्बन क्लोरीन के, तो 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आपको 1304 की वैल्यू लगती है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन कितनी हो जाएगी?
डिवाइड बाय 4 दैट इज 326 किलो जूल पर मोल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है यहाँ पर दिया गया। इसका क्या मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, कि इस सिस्टम में ना तो एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, ना ही कोई मैटर अंदर बाहर जा सकता है। मतलब ये कंप्लीटली सील्ड है, ना आप इसको हीट दे सकते हैं, ना ये हीट अपनी लूज़ कर सकता है, ना इसके ऊपर कोई वर्क के फॉर्म में आप एनर्जी सप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ना कोई एनर्जी का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, ना ही कोई मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो उतनी रहेगी, क्योंकि आप कोई एनर्जी ऐड कर नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, इसीलिए डेल्टा यू ज़ीरो हो जाता है। अब इस सिस्टम में एंट्रोपी का क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम दे दिया इन्होंने, और ये भी पूछ रहे हैं कि डेल्टा एस क्या है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा एक सिस्टम है, हमने यहाँ पर गैसेस को रखा हुआ है, यहाँ पर दो गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं ये मान लीजिए गैस बी के हैं। तो क्योंकि सिस्टम का डेल्टा यू तो ज़ीरो है, पर डेल्टा एस अगर हम देखें थोड़ी देर बाद, अगर आप आके देखोगे तो क्या ये सारे के सारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ही होंगे जैसे एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे हैं, या वो लगातार मूव करते रहेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? तो आप कहोगे कि ऑब्वियस सी बात है वो पोजीशन चेंज करेंगी, क्यों गैसेस तो रैंडमली मूव करती हैं। तो क्योंकि गैसेस रैंडमली लगातार मूव कर रही हैं, इसकी वजह से सिस्टम में डिसऑर्डर हमेशा बढ़ ही रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर और एक इजी तरीके से आपको उसको समझना है तो आप मान लीजिए कि यहाँ हमने एक बीच में पोरस बैरियर लगा दिया है, इस साइड दे दी हमने गैस ए, इस साइड दे दी हमने गैस बी, और कोई एनर्जी सिस्टम से अंदर बाहर नहीं जा सकती, आइसोलेटेड है, डेल्टा यू ज़ीरो है। अब क्या ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स होंगी कि नहीं होंगी? बैरियर पोरस है, ए भी उधर जा सकता है, बी भी इधर आ सकता है। तो आप बोलोगे गैसियस या गैसेस विल इंटरमिक्स, और आप बोलोगे ये डिफ्यूज़ होंगी। तो जब ये डिफ्यूज़ होंगी तो डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं हम। यूनिवर्स अपने आप में क्या है, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो याद रखें कि एंट्रोपी बढ़ाने के लिए कभी आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसी वजह से एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यही आपको कुछ हाइपोथेटिकल केसेस लेके सॉल्व करने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स में। तो आप एक सिस्टम अज्यूम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और जो उसमें गिवन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को उस सिस्टम पे अप्लाई करके फिर देखिए कि कौन कौन सा पैरामीटर कैसे चेंज होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इजीली पूछा जा सकता है। 17th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a + b गिव्स यू c। टेम्परेचर दिया गया है, डेल्टा एच की वैल्यू है 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस की वैल्यू दी गई है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर है 298 केल्विन। अब पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाता है, कंसीडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस टेम्परेचर के बढ़ने घटने के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, ये हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो किस टेम्परेचर पे सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या करना है,
डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी जिस पॉइंट पे 0 है वो पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का। जहां नेगेटिव है वो पॉइंट क्या है, स्पॉन्टेनियस, तो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो पीछे इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। तो अगर हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर लें कि कब वो 0 होगा, तो उससे एक साइड में वो स्पॉन्टेनियस होगा और एक साइड में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब भी पूछा जाए कि किस टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस रहता है, आप सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा जी को पुट कर देंगे 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टेम्परेचर कितना आ जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू है 400 किलो जूल, डेल्टा एस है 0.2, तो ये हो जाएगा 2000 केल्विन। तो 2000 केल्विन आ गया वो टेम्परेचर जब डेल्टा जी आपका 0 है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब देखते हैं, देखिए ये डेल्टा एच था आपके पास 400 माइनस टेम्परेचर हमने ले लिया 2000, डेल्टा एस हो गया 0.2। अब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000 कर दिया तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो डेल्टा जी क्या होगा, 400 माइनस एक बड़ी वैल्यू जो कि नेगेटिव है, तो डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव। और अगर टेम्परेचर लेस देन 2000 करते हैं तो ये वैल्यू जो नेगेटिव है ये छोटी हो जाएगी 400 से। तो 400 माइनस समथिंग जो कि उससे छोटा है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव। तो टेम्परेचर जब 2000 केल्विन से बड़ा है तो सिस्टम, और आप बोल सकते हैं रिएक्शन इज पॉसिबल या स्पॉन्टेनियस। और जब टेम्परेचर 2000 केल्विन से कम है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ऐसे सभी केसेस में डेल्टा जी 0 पुट करके इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लें और उसके बाद इस इक्वेशन में अप्लाई करके देखें कि उससे बड़ा टेम्परेचर या उससे छोटा टेम्परेचर डेल्टा जी को कैसे चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द रिएक्शन 2Cl gives you Cl2, what are the signs of delta H and delta S? देखिए, 2 क्लोरीन गैस, रिएक्टेंट साइड कितने मोल हैं आपके पास, 2 गैस के मोल हैं, प्रोडक्ट साइड 1 मोल है। तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिसऑर्डर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे तो एंट्रोपी या डिसऑर्डर भी कम होता जाएगा। जैसे क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा शोर होता है, ज़्यादा डिसऑर्डर रहता है, कम हो जाए तो डिसऑर्डर कम हो जाता है। तो सिंपल वही आप एनालॉजी यहाँ पर लगा सकते हो। तो फॉरवर्ड जाने पे डेल्टा एस क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब क्लोरीन, जब देखिए 2 क्लोरीन मिलके एक Cl2 बनाएंगे, ज़्यादा स्टेबल कौन है, Cl2। तो जब भी वो ज़्यादा स्टेबल चीज़ बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि क्लोरीन कभी भी एटम्स की फॉर्म में नहीं मिलता, Cl2 मिलता है। तो मतलब जो Cl है ये लेस स्टेबल है और Cl2 मोर स्टेबल है। तो जब भी आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। या उल्टा देख लीजिए, Cl2 से अगर आप पीछे आते हैं, एक Cl2 को तोड़ के 2 एटम निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो Cl2 को तोड़ने में एनर्जी मिलेगी और Cl कंबाइन करके Cl2 बनाने में एनर्जी रिलीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव। 19th क्वेश्चन, रिएक्शन आपको दिया गया है 2A गैसियस प्लस B गैसियस गिव्स यू 2D गैसियस।
डेल्टा यू नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे डेल्टा यू कैलकुलेट करके आया है -10.5 किलो जूल, और डेल्टा एस नॉट दिया गया है -44.1 जूल पर केल्विन। अब यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा है क्योंकि डेल्टा एच जनरली दिया रहता था, यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, डेल्टा यू दिया है। तो डेल्टा यू से क्या हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो ये होगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एस नॉट हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है क्योंकि टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे 273 केल्विन होगा। तो यहाँ हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल हैं, 2, और रिएक्टर में हैं 3। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज़ -1। आर की वैल्यू हमें पता है। अब ध्यान ये रखना है कि डेल्टा यू आपको किलो जूल्स में दिया गया है, तो यहाँ जो आर लेंगे आप वो लेंगे 8.314 इंटू 10⁻³ तो यह आ जाएगा -10.5 प्लस -1 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298, तो ये आएगा -12.98 किलो जूल। और अब इस वैल्यू को यहाँ डेल्टा जी में पुट करेंगे तो डेल्टा जी फाइनली आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा +0.16 किलो जूल। मीन्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। तो के इक्विलिब्रियम दिया गया आपको 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। देखिए हमारे पास डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन कोशेंट है। तो जब इक्विलिब्रियम आता है एट इक्विलिब्रियम तो Q बन जाता है K इक्विलिब्रियम के बराबर और डेल्टा G इक्विलिब्रियम पे हो जाता है 0। तो इन कंडीशन को अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो डेल्टा G 0 हो जाएगा, Q को लिख देंगे हम K, तो डेल्टा G नॉट आ जाएगा -2.303 आर टी लॉग टू बेस 10 K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम आपको 10 दिया गया है, तो लॉग बेस 10 ऑफ 10 कितना होगा 1, तो ये कितना आ जाएगा -2.303 आर टी बिकॉज के इक्विलिब्रियम इज 10। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है, तो इनको पुट करके जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट इज -5.744 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 21, कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैसियस। तो दो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दिए गए हैं और इन दोनों रिएक्शंस को यूज़ करके हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की पे कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक एनर्जी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर आपके रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनर्जी में, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, अब हम ये नहीं बोलते कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, कितने स्टेप है, तो मान लीजिए अगर ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है और डायरेक्टली यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको देगा, तो प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, दिस इज योर डेल्टा एच जो कि 90 है। तो प्रोडक्ट आर हायर इन एनर्जी, इसका मतलब जो NO गैसेस है इज हायर इन एनर्जी कंपेयर टू रिएक्टेंट्स इन फर्स्ट रिएक्शन। तो हायर एनर्जी का मतलब होता है लेस स्टेबल, तो NO लेस स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब इसको हम और फर्दर अपने
क्लेम को और मजबूत कर सकते हैं ये बोल के कि सेकंड स्टेप में भी देखें तो NO जैसे NO2 में कन्वर्ट होता है, एनर्जी लूज करता है। देखिए एनर्जी लूज कब होती है? जब कोई सिस्टम स्टेबिलिटी अचीव करता है। तो मतलब NO का NO2 में कन्वर्ट होना इतनी एनर्जी लूज करता है, ये प्रूव कर रहा है इस बात को कि NO2 ज़्यादा स्टेबल है। तो अब अगर हम सेकंड स्टेप के लिए देखें तो NO की एनर्जी हाई है और NO2 की एनर्जी लोअर है। तो NO प्लस हाफ O2 यहाँ है एनर्जी में, और एनर्जी लूज करके वो थोड़ा लोअर एनर्जी में जा रहे हैं और NO2 बना रहे हैं। तो मीन्स NO2 इज मोर स्टेबल देन NO। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन में कभी भी ये रिएक्शन इस स्टेज पर नहीं रुकेगा, क्योंकि जैसे ही NO बनेगा वो फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 बनाना चाहेगा, वही हमारा एंड प्रोडक्ट होगा। तो हम बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिकली NO के बनने के चांस काफ़ी कम है, वो इमीडिएटली O2 के साथ कंबाइन करके NO2 बनाने की टेंडेंसी रखता है। लास्ट क्वेश्चन 22, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग्स व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। देखिए जब 1 मोल H2O बन रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 286। अब ये आपका सिस्टम मान लीजिए और बाहर आपकी सराउंडिंग है। सिस्टम में हमारा H2 प्लस हाफ O2 मिलके H2O लिक्विड बना रहे हैं और कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? 286। मतलब बाहर जा रही है 286 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए, और हम बना भी कितना रहे हैं? 1 ही मोल पानी बना रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में सराउंडिंग गेन्स 286 किलो जूल पर मोल हीट, या पर मोल भी हटा दीजिए, 1 ही मोल है, इतने किलो जूल हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, वो क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट चेंज बाय सराउंडिंग डिवाइड बाय द टेम्परेचर जिस पे वो चेंज हुआ है। और क्योंकि ये डेल्टा एच नॉट है तो टेम्परेचर कितना रहा होगा? 273 केल्विन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 286 किलो जूल। तो 286 इंटू 10⁻³ जूल्स डिवाइड बाय 273, दैट इज 1047.6 जूल। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था कि H2O बना, उसने एनर्जी रिलीज की, रिलीज होके वो एनर्जी सराउंडिंग में गई, और हमें डेल्टा एस सराउंडिंग ही कैलकुलेट करना है। तो दैट इज Q सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड इज 273 केल्विन। सो दैट्स ऑल फॉर थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप ध्यान ये रखिए कि थर्मोडायनेमिक्स जेई में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल जेई एडवांस्ड में थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है तो आप किसी ना किसी फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हो, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही साउंड और बहुत ही क्लियर नॉलेज होना चाहिए इसके कॉन्सेप्ट्स का। और थर्मोडायनेमिक फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इन सभी चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट सभी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में थर्मोडायनेमिक की टर्म्स और उसके फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं डेरिवेशन के लिए। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी से कम 2 या 3 बार पूरी एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करें। ओके, सो आपकी कोई भी फीडबैक या कोई भी आपका सजेशन होगा तो आप हमें
मोबाइल नंबर जो यहाँ दिया गया है और ईमेल आईडी उसके ऊपर मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।